जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य के पाठ 10 का पहला भाग पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था अपूर्व अनुभव, जिसके लेखक थे तेत्सुको कुरियानागी। ये जो है एक संस्मरण है और ये जापानी भाषा में लिखी गई है, जिसका अनुवाद हिंदी में किया गया है और भी कई भाषाओं में किया गया है। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि तोतो चान और यासुकी चान दोनों दोस्त होते हैं और यासुकी चान जो था वो पोलियोग्रस्त था, उसको पोलियो हुआ था। तो तोतो चान चाहती थी कि वो उसके पेड़ पर चढ़े। वहाँ पर जो स्कूल था, वहाँ पे जितने बच्चे थे उन सबका एक एक पेड़ था, लेकिन यासुकी चान के पास कोई भी पेड़ नहीं था। वो किसी पेड़ को अपना पेड़ नहीं मानता था क्योंकि वो उस पर चढ़ नहीं पाता था। तो तोतो चान चाहती थी कि यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े और वो उसको चढ़ाकर नई नई चीज़ें दिखाए। तो वो उसे चढ़ाने के लिए सीढ़ी लाती है और उस पर उसको चढ़ाना चाहती है। किसी तरीके से यासुकी चान निश्चय करके उस सीढ़ी पर एक पैर उठाता है और रखता है। तो अब मैं आप लोगों को आगे की कहानी बताती हूँ। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता ना चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। दोनों बच्चों को इतना बिल्कुल नहीं पता चला कि कितना समय उन्हें ऊपर तक चढ़ने में लग गया। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। सूरज की जो धूप थी, गर्मी थी, वो उन पर तेजी से पड़ रही थी, लेकिन उन दोनों का ध्यान केवल और केवल ऊपर तक पहुंचने में ही लगा हुआ था। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। तोतो चान जो थी वो धीरे धीरे एक एक पैर उसका सीढ़ी पर रखने में मदद कर रही थी, क्योंकि यासुकी चान जो था वो पोलियो ग्रसित था, तो वो सही से पैर नहीं उठा पा रहा था। और फिर अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही, मतलब पीछे से वो अपने सर से उसको संभाल रही थी कि कहीं वो डगमगा ना जाए। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। यासुकी चान बहुत शक्ति के साथ लगा हुआ था ऊपर चढ़ने में और अंततः वो ऊपर पहुंच जाता है। कहाँ ऊपर पहुंच जाता है? सीढ़ी पर ऊपर पहुंच जाता है। वो जो सीढ़ी थी वो तिपाई थी, 3 पैरों वाली थी, तो ऊपर जो स्टैंड बना था ऊपर की तरफ, उस पर वो पहुंच जाता है। तो तोतो चान हुर्रे बहुत खुश होती है और खुशी से चिल्ला उठती है, पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान क्या करती है कि बहुत खुश होती है, लेकिन अचानक ही उसको ऐसा लगता है कि मेरी तो सारी मेहनत बेकार हो गई। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। क्यों बेकार रही? क्योंकि वो तो छलांग लगा नहीं सकता था, उसे पोलियो था। इसलिए वो जितना भी कोशिश की वो सारी कोशिश असफल रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। यासुकी चान जो था वो सीढ़ी को पकड़े हुए तोतो चान की तरफ देखने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई। तो तोतो चान जो थी वो इतनी मेहनत करने के बाद भी यासुकी चान ऊपर तक नहीं पहुंच सका, तो ये देखकर उसको रुलाई आने लगी। उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए। उसका ये चाहना था कि वो उसे अपने पेड़ पर बुलाए और फिर अनेक नई नई चीज़ें दिखाए, पर वह रोई नहीं। ये सब सोचकर फिर वो नहीं रोती है, क्योंकि उसे डर था। क्या डर था? कि कहीं उसके रोने से यासुकी चान भी ना रो पड़े। उसको रोता हुआ देखकर कहीं यासुकी चान भी ना रोने लगे, इसलिए वह रोई नहीं।
उसने यासुकी-चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। यासुकी-चान का जो हाथ था वो पोलियो ग्रसित था, इसलिए उसकी जो उंगलियां थी वो पिचकी हुई थी और अकड़ी हुई थी। उसके हाथ को वो अपने हाथ में थाम लेती है। उसका खुद के हाथ से वह बड़ा था, जैसा कि उंगलियां भी लंबी थी। जैसा कि यासुकी-चान जो था वो तोत्तो-चान से बड़ा था, तो उसका हाथ भी बड़ा था, उसके हाथ की उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोत्तो-चान उसका हाथ थामे रही। उसका हाथ थाम कर वो उसे दिलासा देती रही कि परेशान नहीं हो, हम ज़रूर चढ़ेंगे। तब बोलती है कि तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। तो चान कहती है कि चिंता नहीं करो, तुम लेट जाओ और मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो-चान द्वारा यासुकी-चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। जब तोतो-चान द्विशाखा पर खड़ी होकर यासुकी-चान को पेड़ की तरफ खींच रही थी, तो अगर उस समय कोई बड़ा व्यक्ति देखता तो वह जरूर ही डर जाता कि ये किस तरीके से खतरे उठा रहे हैं। भाई कुछ भी हो सकता था। तोतो-चान गिर सकती थी या फिर यासुकी-चान गिर सकता था, लेकिन क्या था, पर यासुकी-चान को तोतो-चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी-चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। यासुकी-चान को तोतो-चान पर पूरा भरोसा था कि वो उसे खींच लेगी ऊपर, और तोतो-चान जो थी वो यासुकी-चान को चढ़ाने के लिए खुद भी भारी खतरा उठाने को तैयार थी। ऐसा हो सकता था कि यासुकी-चान को खींचते हुए तोतो-चान नीचे गिर सकती थी, लेकिन फिर भी उसे डर नहीं था। वो उसके लिए उस खतरे को भी उठाने को तैयार थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी-चान को खींचने लगी। अपने छोटे छोटे हाथों से वो जितना उसके पास ताकत था, जितनी हिम्मत थी, उससे वो उस यासुकी-चान को खींचकर ऊपर लाने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। जिस तरीके से कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत तेज़ धूप होता है, फिर अचानक एक बादल आ जाता है तो छाया आ जाती है, उसी तरीके से उस समय भी था कि बहुत तेज़ धूप थी, तो कहीं से एक बादल का टुकड़ा आया और उन दोनों पर छाया कर दिया, उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। तोतो-चान बहुत मेहनती थी और उसने बहुत मेहनत करके यासुकी-चान को अंततः द्विशाखा पर ऊपर खींच ही लिया, और बहुत मेहनत करने के बाद दोनों द्विशाखा पर आमने सामने खड़े थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो-चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। पसीने से तरबतर, आखिर वो काफ़ी मेहनत की थी और धूप भी बहुत तेज़ थी, इसलिए वो पूरा पसीने से तरबतर थी, यानी पसीने से पूरी भीगी हुई थी, और जो बाल थे उसके चेहरे पर आ गए थे, तो वो उसे हटाते हुए झुककर तो यासुकी-चान का सम्मान करते हुए कहती है कि आओ, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी-चान डाल के सहारे खड़ा था। यासुकी-चान जो था वो डाल को पकड़े हुए था, वहीं डाल के सहारे पर वो खड़ा हुआ था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया, कुछ संकोच किया हुआ, उसके बाद वो मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? फिर वो पूछता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। उस दिन यासुकी-चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी-चान ने खुश होते हुए कहा। उस दिन यासुकी-चान जब पेड़ पर चढ़ा तो उसने वहाँ से एक नई दुनिया की झलक देखी, एक ऐसी दुनिया जो कि उसने पहले कभी नहीं देखी थी, और खुश होकर कहता है कि अच्छा, तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। दोनों पेड़ पर बैठकर बहुत देर तक बातें करते रहे। कभी
कहीं की बातें, कभी कहीं की बातें। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी चान कहता है कि मेरी बहन है जो कि अमेरिका में है, उसने मुझे बताया है कि वहाँ एक चीज़ है जिसका नाम है टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था, मतलब यासुकी चान को बताते हुए बहुत खुशी हो रही थी, वो बहुत खुश था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सूमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। यासुकी चान तोतो चान को बताता है कि मेरी बहन कहती है कि जब टेलीविज़न जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे ही सूमो कुश्ती देख पाएंगे। और वो ये भी बताती है कि जो टेलीविज़न है वो कैसा है, एक डिब्बे के जैसा है। तोतो चान उस समय यह तो ना समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। तोतो चान को ये बात समझ में तो नहीं आई कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वो सोचती है कि ये तो यासुकी चान जो है ये तो कभी कहीं भी दूर तक चल ही नहीं सकता था, चल ही नहीं सकता है, तो अगर वो घर बैठे चीज़ों को देख लेता है तो भी उसका क्या मतलब है। वह तो यही सोचती रही कि सूमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे, उनका आकार तो बड़ा होता है। तो वो तोतो चान जो थी वो सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो सूमो पहलवान होते हैं वो इतने बड़े बड़े होते हैं, इतने मोटे तगड़े होते हैं, तो वो एक डिब्बे में कैसे समा जाएंगे, कैसे आ जाएंगे। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी, लेकिन जो ये बात थी ये उसको बहुत ही अच्छी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। ये जो बात हो रही थी ये उस समय की बात थी जब कोई भी टेलीविज़न के बारे में नहीं जानता था। तो पहले यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। मतलब सबसे पहले यासुकी चान ने ही टेलीविज़न के बारे में तोतो चान को बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। उन दोनों की खुशी को देखकर लग रहा था जैसे पेड़ भी बहुत खुश हैं और गीत गा रहे हैं, और वे दोनों भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। यासुकी चान जानता था कि अब वो ज़िंदगी में कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा। ये जो मैं पेड़ पर चढ़ा हूँ वो केवल किसकी वजह से, तोतो चान के कारण ही चढ़ पाया हूँ। तो उसको ये पता था और वो ये भी जानता था कि ये पेड़ पर चढ़ने का मेरा पहला और अंतिम मौका है। तो ये जो संस्मरण है यहीं पर ये ख़त्म होता है। इसके जो लेखक हैं वो हैं तेत्सुको कुरियानागी और इसका अनुवाद करने वाले का नाम है पूर्वा यागी कुशवाहा। अब इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया, लिखिए। दूसरा प्रश्न है, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे, दोनों में क्या अंतर रहे, लिखिए। तीसरा प्रश्न है, पाठ में खोज कर देखिए कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था, वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे, और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का क्या कारण हो सकता है। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह डैश अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। तो ये 4 प्रश्न हैं जो कि आपके पाठ से हैं, और 4 प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूँ जो कि पाठ के अंदर से हैं। उनके भी उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। पहला प्रश्न है,
दोनों के द्विशाखा पर पहुंचने पर क्या हुआ? दूसरा प्रश्न है, तोत्तो चान ने अपनी योजना का सच सर्वप्रथम किसे बताया? तीसरा प्रश्न है, दोनों का ध्यान किसमें रमा था? चौथा प्रश्न है, तोत्तो चान को रुलाई क्यों आ रही थी? तो ये 4 प्रश्न पाठ के अंदर से हैं। इन्हें भी आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।